हेलो, मैं मनोज मौर्य और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। इसमें हमें टॉपिक पढ़ने हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन और एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और लास्ट टॉपिक यहाँ पर पार्चुरेशन और लैक्टेशन। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। तो पहली लाइन में ही बोला गया है कि ह्यूमंस आर सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। विविपेरस उनको बोलते हैं जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। कई रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं ह्यूमंस में, जिसमें पहला है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट बनने को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। जैसे स्पर्म का मेल में बनना और ओवम का फीमेल में बनना। यही स्पर्म जब ट्रांसफ़र हो जाते हैं फीमेल के जेनिटल ट्रैक में तो इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। और जब इन मेल और फीमेल के गैमीट का फ्यूज़न होता है तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फाइनली फ्यूज़न से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं जायगोट। और यही जायगोट डेवलप हो जाता है जिससे आगे जाकर ये बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट और ये अटैच हो जाएगा यूट्राइन वॉल में, तब बोलेंगे इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांट होने के बाद जो पूरे बेबी बनने के प्रोसेस को, मतलब एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं गेस्टेशन। और फाइनली बेबी का हो जाता है डिलीवरी, जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन। और ये जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट हमने पढ़े हैं ये सब हमें दिखाई देते हैं प्यूबर्टी के बाद में। यहाँ पर एक रिमार्केबल डिफरेंस है मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव इवेंट में। क्या डिफरेंस है? स्पर्म का तो फॉर्मेशन होता है कंटिन्यू ओल्ड एज तक भी, मगर ओवम का फॉर्मेशन होता है अराउंड यहाँ पर 50 ईयर एज तक, 50 साल तक ही होता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ह्यूमन के। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये लोकेटेड होता है हमारा पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन पेट के नीचे वाले भाग को बोलते हैं और जिसमें होता है एक पेयर टेस्टिस, जिसके साथ में एसेसरी डक्ट और ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी होता है। टेस्टिस ये लोकेटेड होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में, एक पाउच में होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। और ये स्क्रोटम हेल्प करता है टेम्परेचर मेंटेन करने का, क्योंकि ये टेम्परेचर को लो कर देता है लगभग कितना 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से भी कम कर देता है, जो कि ज़रूरी होता है, नेसेसरी है हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं स्पर्म बनने के प्रोसेस को। एडल्ट में देखें तो हर टेस्टिस, ईच टेस्टिस ओवल शेप की होती है, जिसकी लेंथ लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर है और विड्थ इसकी होती है लगभग 2 to 3 सेंटीमीटर। तो ये डाटा आराम से याद रख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, है ना। टेस्टिस कवर्ड होती है एक डेंस कवरिंग से, और ईच टेस्टिस में लगभग होते हैं 250 कंपार्टमेंट, जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और लगभग हर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को देखें तो ये लाइंड होते हैं इनसाइड 2 टाइप की सेल से, जो कि पहला है मेल जर्म सेल, जिसको स्पर्मेटोगोनिया बनता है, यही जाके स्पर्म बनेगा आगे। और दूसरा होता है सर्टोली सेल। और मेल जर्म सेल में होता है मायोटिक डिवीज़न, जिससे फाइनली स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है, वही मेल जर्म सेल स्पर्म बन जाएगा। और जबकि सर्टोली सेल क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है उसी मेल जर्म सेल को।
आउटसाइड अगर देखें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के, तो यहाँ पर होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, खाली जगह को इंटरस्टिशियल स्पेस बोल दिया है, जहाँ पर होते हैं स्मॉल ब्लड वेसल, और उन वहाँ की सेल को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल। लीडिंग सेल ही सेक्रेट करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं एक तरह का टेस्टिकुलर हार्मोन्स जिसको बोलते हैं एंड्रोजन, और हमारे कोर्स में एक ही एंड्रोजन हार्मोन्स है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पर कुछ अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर 2 डायग्राम दे रखा है, तो पहले ये डायग्राम देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दे रखा है, तो यहाँ पर 3 तरह की जो ग्लैंड हैं वो ये हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये टेस्टिस हैं जो कि स्क्रोटम में रखे हुए हैं, और ये यूरेथ्रा को रिप्रेजेंट किया गया है। ये हमारा पेनिस है। ये वॉस डिफरेंस है जो एसेसरी डक्ट में हम लोग पढ़ेंगे, और इसको बोलते हैं यूरिनी ब्लैडर, और ये जहाँ से आता है यूरिन उसको बोलते हैं यूरेटर। ये दोनों ही मिलकर यहाँ पर बनाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पर हमें एक दूसरा डायग्राम भी दे रखा है, तो यहाँ पर स्पर्म का पाथ भी पूछते हैं। तो फाइनली स्पर्म आता है टेस्टिकुलर लेब्यूल में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से टेस्टिकुलर लेब्यूल में। ये हमारी एसेसरी डक्ट है जो हम बोलेंगे नाम इनका। ये इसके बाद टेस्टिकुलर लेब्यूल से जाता है रीटी टेस्टिस में, फिर वॉसा एफरेंसिया में, और फाइनली एपिडिडाइमिस में। और यहाँ से निकलकर ये जाता है वॉस डिफरेंस में, जहाँ से यूरिन आता है उसको यूरेटर बोलते हैं, और ये है हमारा यूरिनी ब्लैडर। ये 3 तरह की ग्लैंड जो हमने देखी थी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और फाइनली ये आता है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा कॉमन पासेज है दोनों का, यूरिन और स्पर्म का, और यहाँ पर टेस्टिस को रिप्रेजेंट करा है। ये फोरस्किन है और ये ग्लैंड पेनिस है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है एक पेयर ओवरी, ओवरीज के साथ में एक पेयर में होता है ओविडक्ट, ओविडक्ट को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब को, और यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना, ये वो पार्ट है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये दिखाई देता है पार्ट, और ये सारे लोकेटेड होते हैं पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन पेट के नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं, और ये सारे पार्ट ममरी ग्लैंड से इंटरग्रेटेड होते हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, और सपोर्ट करते हैं कौन कौन से प्रोसेस को। पहला है ओवुलेशन, दूसरा है फर्टिलाइजेशन, तीसरा है प्रेगनेंसी, चौथा है बर्थ, और पांचवा है चाइल्ड केयर। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो कि प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमीट को, जिसे ओवम बोलते हैं, और बहुत सारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स जिनको बोलते हैं ओवरियन हार्मोन्स। ओवरी लोकेटेड होता है ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन पर, और ये लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, जो कि कनेक्टेड होता है 2 चीज़ों से। पहला है पेल्विक वॉल से, और दूसरा यूट्रस से। किसके द्वारा? बाई लिगामेंट के। ओवरी कवर्ड होती हैं थिन एपिथेलियम से विच इनक्लोज द ओवरिन स्ट्रोमा, और ये स्ट्रोमा डिवाइड होता है 2 जोन में। पेरीफेरल को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट को बोलते हैं मेडुला। ओविडक्ट जो कि फैलोपियन ट्यूब है, और यूट्रस और वेजाइना, ये सारे फीमेल के एसेसरी डक्ट होते हैं। जैसे मेल में एसेसरी डक्ट थे, वैसे फीमेल के एसेसरी डक्ट हैं। फैलोपियन ट्यूब लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और ये एक्सटेंड होता है पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी से लेकर यूट्रस तक की। इसमें से सबसे क्लोज पार्ट अगर देखा जाए इसका, तो ओवरी के सबसे क्लोज पार्ट होता है फनल सेफ इनफंडिबुलम, और इसका एज देखा जाए
इनफंडिबुलम का किनारे पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको फिम्बरी बोलते हैं, और ये फिम्बरी कैप्चर करती है ओवम को, जो कि हेल्प करती हैं कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन से। हम लोग डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर ये यूट्रस की कैविटी को बोलते हैं यूट्राइन कैविटी, और इसकी 3 लेयर होती हैं। जो सबसे आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ये जो मिडिल लेयर है ये मायोमेट्रियम है, और सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये पूरा है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को 3 पार्ट में यहाँ दिखाया गया है। पहला इस्थमस, बीच में ये एम्पुला, और इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के आगे प्रोजेक्शन को बोलते हैं फिम्बरी, और ये है ओवरी, और ये आगे जाके बनाता है सर्विक्स। इसकी एक कैनाल बन जाती है जिसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, और ये वेजाइना है। अब हम लोग देखेंगे अगला पार्ट जो ओविडक्ट का आ जाता है एम्पुला। एम्पुला के बाद जो लास्ट पार्ट आता है इस्थमस, ये एक नैरो ल्यूमन यहाँ पर होता है, वो ज्वाइन होता है यहाँ से यूट्रस से। यूट्रस सिंगल होता है, इसे वॉर्म भी बोलते हैं, और अगर इसका शेप देखें यूट्रस का तो इन्वर्टेड पियर लाइक होता है, और ये सपोर्टेड होता है बाय लिगामेंट से, अटैच होता है पेल्विक वॉल से। यूट्रस ओपन होता है वेजाइना में थ्रू नैरो सर्विक्स के, और यहाँ पर इसकी कैविटी को बोलेंगे सर्वाइकल कैनाल, जो कि आगे वेजाइना से मिलकर बनाती है बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल बनती है सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना से मिलकर। यहाँ अगर वॉल देखें, इसकी वॉल यूट्रस की 3 लेयर से बनी होती है। तो पहली जो बाहरी लेयर होती है एक्सटर्नल, और वो थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। बीच की जो लेयर होती है मिडिल, ये थिक लेयर होती है, ये स्मूथ मसल की बनी होती है जिसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर जो लेयर होती है वो ग्लैंडुलर लेयर होती है, ये होती है एंडोमेट्रियम, जो कि लाइन करती है यूट्राइन कैविटी को। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जितने भी साइक्लिक चेंज होते हैं वो एंडोमेट्रियम में होते हैं, जबकि मायोमेट्रियम में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। अब हम लोग देखेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसमें होता है मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, और हाइमन और क्लाइटोरिस। तो मोन्स प्यूबिस बोलते हैं फैटी टिश्यू जो कि कवर होती स्किन से और बाई प्यूबिक हेयर। लेबिया मेजोरा एक फ्लेशी फोल्ड टिश्यू है जो कि एक्सटेंड डाउन होता है फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस और वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है चारों ओर से। लेबिया माइनोरा ये पेयर फोल्ड टिश्यू हैं जो कि अंडर होते हैं किसके, लेबिया मेजोरा के। और वेजाइनल ओपनिंग एक लेयर से कवर होती है, वो भी पार्सली, जिसको बोलते हैं हाइमन। और यहाँ पर क्लाइटोरिस एक टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लाई करती है अपर जंक्शन ऑफ द 2 लेबिया मेजोरा पर अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग वहाँ पर है जहाँ से यूरिन डिस्चार्ज होता है, उसके ऊपर लाई करता है। हाइमन जो कि वेजाइनल ओपनिंग को पार्सली कवर करता है, ये पहले इंटरकोर्स में रप्चर हो जाता है, बट इसकी और कई भी रीजन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल में दिए हैं कि सडन फॉल हो जाना, या फिर इंसर्ट करना कोई वेजाइनल टैम्पन, या कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन करना जैसे कि स्पोर्ट्स में, हॉर्स राइडिंग में, साइकिलिंग में, इस दौरान भी ये रप्चर हो सकती है। कुछ वुमेन में देखा गया है कि हाइमन पहले इंटरकोर्स या क्वार्टस के बाद भी मेंटेन रहती है। तो हाइमन का होना या ना होना इस बात का इंडिकेशन नहीं करता है कि गर्ल वर्जिन है या नहीं है। अब हम लोग देखेंगे मेमोरी ग्लैंड।
मेमोरी ग्लैंड ये सभी फीमेल मैमल्स का कैरेक्टर होता है। मेमोरी ग्लैंड ये पेड़ में पाए जाते हैं, इसे ब्रेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होती है और वेरिएबल अमाउंट में फैट होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू हर ब्रेस्ट में लगभग डिवाइड होता है 15 से 20 मेमोरी लोब में, जो कि कंटेन करता है क्लस्टर ऑफ सेल, जिसको अल्वेलाई बोलते हैं। ये अल्वेलाई सेल यही सेक्रेट करती हैं मिल्क को, जो कि स्टोर होता है इसकी कैविटी में। इसकी कैविटी, अल्वेलाई की कैविटी को बोलते हैं ल्यूमन, और ये ओपन होता है आगे चल के ट्यूब्यूल्स में, और बहुत सारे ट्यूब्यूल्स ज्वाइन होकर एक डक्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं मेमोरी डक्ट, और बहुत सारे मेमोरी डक्ट ज्वाइन होकर आगे बनाते हैं एक वाइडर पार्ट जिसको बोलते हैं मेमोरी एम्पुला, जो कि एक कनेक्ट होते हैं लैक्टिफेरस डक्ट से, जिसके द्वारा आगे मिल्क सक्ट आउट कर लेता है बेबी। ये पेक्टोरल्स मेजर मसल्स हैं, ये यहाँ पर रिब्स हैं, और रिब्स के बीच में यहाँ पर मसल्स को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर फैट को रिप्रेजेंट किया गया है, और ये उसको लोब में दिखाया गया है जिसको मेमोरी लोब बोला है। आगे ये लोब जाते हैं मेमोरी अल्वलस में, और ये कनेक्ट होते हैं एक डक्ट से, और डक्ट बनाते हैं एक एम्पुला, और एम्पुला से ये लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू निपल से बेबी सक्ट आउट कर लेता है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। इसमें देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं टेस्टिस मेल में और ओवरीज फीमेल में, जो कि प्रोड्यूस करते हैं गैमीट, जैसे कि टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है स्पर्म और ओवरीज से ओवम। इसी प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। टेस्टिस में इमैच्योर मेल जर्म सेल, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म। इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पर। स्पर्मेटोगोनिया, जिसको स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं सिंगुलर को, ये प्रेजेंट होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की वॉल के इनसाइड, और यहाँ पर इसमें होता है माइटोटिक डिवीज़न, जिससे इनका नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। तो माइटोटिक डिवीज़न होने के बाद भी ये डाइप्लॉइड होते हैं, और इसमें अभी भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, मगर उसमें से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, जो कि अब जाएंगे मियोसिस में, और जैसे ही उनका फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न मतलब रिडक्शन डिवीज़न कंप्लीट होता है, जिसमें उनके क्रोमोसोम नंबर घट जाते हैं, तब बनता है 2 इक्वल बट हैप्लॉइड सेल, क्योंकि अब उसमें होंगे कितने 23 क्रोमोसोम, जिसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगा सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न, जिससे अब बनेंगे यहाँ पर फाइनली 4 इक्वल और हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, और यही स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ मतलब स्पर्म में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद भी स्पर्म का हेड धसा हुआ होता है, एम्बेडेड होता है इनटू सर्टोली सेल में, और फाइनली ये यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पर, क्योंकि तब इंक्रीज़ होने लगता है एक हार्मोन जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको GnRH भी लिखा जाता है। ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है,
और जैसे ही इसका इंक्रीज होता है लेवल, ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, और यहाँ से सिक्रेट होते हैं दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स। पहला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH, और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिसको FSH बोलते हैं। LH एक्ट करता है लीडिंग सेल पर, L से लीडिंग और L से LH, सिंपली याद रख सकते हैं इसे। और ये स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस और सिक्रेट करेगा हार्मोन्स एंड्रोजन, और एंड्रोजन में एक ही हार्मोन्स आता है टेस्टोस्टेरोन। और फाइनली एंड्रोजन स्टिमुलेट कर देता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को, और ये FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल पर और स्टिमुलेट करता है और सिक्रेट करता है कुछ ऐसे फैक्टर जो हेल्प करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस को। अब आइए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का यहाँ पर डायग्राम देख लेते हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड दो टाइप के सेल दिखाई गए हैं। एक तो ये है स्पर्मेटोगोनियम, दूसरा है सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनियम में पहले माइटोटिक डिवीज़न होता है और यहाँ पर बन जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पर क्रोमोसोम के नंबर 46 ही होते हैं और यहाँ पर भी 46 ही होते हैं। मगर जैसे ही इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, अब बन जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाते हैं। और फाइनली मियोसिस सेकेंड होता है और स्पर्मेटिड बन जाता है यहाँ से, और क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहते हैं। और स्पर्मेटिड से फाइनली आखिरी में स्पर्मेटोजोआ बन जाता है, और यहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर N ही रहते हैं। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो इसके स्ट्रक्चर में 4 चीज़ें हैं: हेड, नेक, मिडिल पीस और ये टेल। इसको चारों ओर से जो कवर करता है मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हेड में 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक क्रोमोसोम है और यहाँ पर क्रोमोसोमल मटेरियल है यहाँ पर। और मिडिल पीस में देखेंगे तो ये जो रिप्रेजेंट कर रखा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये एनर्जी प्रोवाइड करती हैं स्पर्म को स्विम करने के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें, ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसमें हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल है। इसको चारों ओर से जो कवर करती है मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको। इसकी पूरी बॉडी को कवर करे होती है स्पर्म के। स्पर्म का हेड कंटेन करता है एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और एंटीरियर पोर्शन पर देखेंगे तो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम में एक एंजाइम फील्ड होता है जो कि हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन में। ओके। मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म की टेल को मूवमेंट के लिए, जिससे स्पर्म ईजिली मोटाइल होता है और वो स्विम कर सकता है फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। ह्यूमन मेल में इजैकुलेशन के दौरान लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म डिस्चार्ज होते हैं ड्यूरिंग ए क्वाइटस के दौरान, जिसमें से नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म का शेप और साइज सेम होना चाहिए, और उसमें से 40% में एक वाइग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। स्पर्म रिलीज होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं एसेसरी डक्ट से। यहाँ से जाते हैं एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, फिर इसको मिलता है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड और फिर फाइनली प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सब चीज़ें इसके लिए एसेंशियल होती हैं मैच्योरेशन के लिए और मोटिलिटी ऑफ स्पर्म के लिए। सेमिनल प्लाज्मा जो कि मिल जाता है स्पर्म के साथ में, तभी उसको बोलते हैं सीमेन। सेमिनल प्लाज्मा सिक्रेट होता है इन 3 ग्लैंड से और स्पर्म सिक्रेट होते हैं टेस्टिस से।
फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट और ग्लैंड, ये सब मेंटेन्ड होते हैं इनके फंक्शन टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजन के द्वारा। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं oogenesis। oogenesis बोलते हैं मैच्योर फीमेल गैमीट बनने के प्रोसेस को। ये डिफरेंट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस से। oogenesis स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट स्टेज पर, जब बेबी अपने पेट में ही होता है और उसमें कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल मतलब oogonia बनना स्टार्ट हो जाते हैं उसकी ओवरी में। जन्म के बाद ना कोई oogonia बनते हैं ना ही ऐड होते हैं। oogonia सेल में सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है और उसमें मेयोटिक डिवीज़न होता है। ये प्रोफेज फर्स्ट में टेम्परेरी अरेस्ट हो जाता है, मतलब इस स्टेज पर रुक जाएगा। अब हम इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte पर लेयर सराउंड कर लेती हैं। कौन सी लेयर? ग्रेनुलोसा सेल की लेयर। अब इसको हम बोलने लगते हैं प्राइमरी फॉलिकल। बहुत सारी फॉलिकल डीजनरेट हो जाती हैं फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, मतलब जब से जन्म हुआ है और प्यूबर्टी आने तक। तो प्यूबर्टी आने तक ओनली बचते हैं 60,000 से 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल ईच ओवरी में। और यही प्राइमरी फॉलिकल और ग्रेनुलोसा की लेयर से घिर जाती हैं और इसमें एक न्यू सेल आ जाती है, थीका। न्यू लेयर आ जाती है, थीका लेयर। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल जल्दी ही टर्सरी फॉलिकल में ट्रांसफ़र हो जाएगी, मतलब बदल जाती है। और इसका कैरेक्टर क्या होता है, इसमें एक कैविटी में फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा जिसको हम लोग एंट्रम बोलेंगे। और टर्सरी फॉलिकल में क्या चेंज होता है, थीका लेयर ये 2 लेयर में टूट जाती है। अंदर वाली लेयर को बोलेंगे इनर थीका इंटरना और बाहर वाली को आउटर थीका एक्सटर्ना। ये सारे चेंजेस हो रहे हैं टर्सरी फॉलिकल में। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इस टर्सरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocytes भी है जो कि साइज में ग्रो हो रही है और अपना अब फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न कंप्लीट करती है। और इससे डिवीज़न कंप्लीट होने पर अनइक्वल डिवीज़न होता है जिससे बनता है एक लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte और एक छोटी टिनी फर्स्ट पोलर बॉडी। जो सेकेंडरी oocyte बॉडी बनी है वो काफ़ी सारा न्यूट्रेंट लेकर आती है अपनी प्राइमरी oocyte से। टर्सरी फॉलिकल जो कि अब चेंज हो जाएगा मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल में। इसी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही सेकेंडरी oocyte होता है। सेकेंडरी oocyte अब एक नई लेयर अपने चारों ओर बना देगा जिसको बोलते हैं जोना पेलिसुडा। अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है जिसके अंदर से सेकेंडरी oocyte मतलब ओवम यहाँ से रिलीज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। यहाँ पर इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है स्पर्मेटोजेनेसिस का और oogenesis का। सबसे पहले यहाँ देखेंगे स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस होता है जिससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मेयोटिक डिवीज़न होगा जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगा और इसमें सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न होगा, स्पर्मेटिड बन जाएगा और फाइनली स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ पर अगर क्रोमोसोम नंबर देखें तो यहाँ पर इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 46, यहाँ पर भी 46 ही क्रोमोसोम नंबर होगा। मगर जैसे ही इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा इसमें क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे 23 और यहाँ पर भी 23 और फाइनली इस पर में भी क्रोमोसोम नंबर 23 ही होते हैं। अब हम लोग oogenesis को देखते हैं। यहाँ पर oogonia है, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर होंगे 46। इसमें माइटोसिस होता है, बन जाता है प्राइमरी oocytes। तब भी यहाँ पर
क्रोमोसोम नंबर 46 होंगे। मगर जैसे ही इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा और सेकेंडरी oocyte बनेगा, अब यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे 23 और फाइनली यहाँ पर ओवम बनेगा। मियोसिस सेकंड जब होगा तो इसमें क्रोमोसोम नंबर हो जाएंगे 23। यहाँ पर इसकी फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है जब अनइक्वल डिवीज़न होता है, और यहाँ पर सेकंड पोलर बॉडी बनती है जब ओवम रिलीज़ होगा। ये इसकी फिटल लाइफ है। ये फिटस जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ये पीरियड दिखाते हैं बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक की, और ये इसका पीरियड दिखाते हैं एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये होता है फीमेल प्राइमेट्स में जैसे कि मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स में। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं प्यूबर्टी आने पर, तब उसको बोलते हैं मेनार्क। और ह्यूमन फीमेल्स में ये मेंस्ट्रुएशन लगभग रिपीट होते हैं 28 to 29 डेज़ में, मतलब 28 से 29 दिन में ये रिपीट होते रहते हैं। ये साइकिल जो चलता है पहले मेंस्ट्रुएशन से, मतलब जब ये स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट आने तक के, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में एक ओवम रिलीज होता है जिसको बोलते हैं ओवुलेशन। मेजर इवेंट इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के शो करे गए हैं 3.9 डायग्राम में। ये साइकिल स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल फेज से, जहाँ पर मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, और ये लगभग 3 से 5 दिन तक चलता है। यहाँ पर यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, और साथ ही इसकी ब्लड वेसल ये सब लिक्विड के फॉर्म में वजीना के थ्रू बाहर आती हैं, इसीलिए मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। मेंस्ट्रुएशन तभी होगा जब रिलीज्ड ओवम फर्टिलाइज्ड नहीं होगा, और मेंस्ट्रुएशन ना होना ये इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को। बट इसके और कई भी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो ना हुआ हो, जैसे कि स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, ये भी रीज़न हो सकते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज़ के बाद अब आता है फॉलिकुलर फेज़। इस फेज़ में प्राइमरी फॉलिकल ग्रो होकर बन जाती है फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और इसी दौरान जो एंडोमेट्रियम की लेयर है रप्चर हो चुकी थी, वो फिर से रीजनरेट होने लगती है थ्रू प्रोलिफरेशन। इसीलिए इसको प्रोलिफरेटिव फेज़ भी बोलते हैं और फॉलिकुलर फेज़ भी बोलते हैं। इसमें जो चेंज हो रहा है ओवरी में और यूट्रस में, इसको इंड्यूस कर रहे हैं 2 हार्मोन्स, एक तो पिट्यूटरी के हार्मोन्स और ओवरियन हार्मोन्स। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स LH और FSH ये इंक्रीज़ हो जाते हैं ग्रेजुअली इस फॉलिकुलर फेज़ में, और जैसे ही इंक्रीज़ होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं फॉलिकल के डेवलपमेंट में, और फॉलिकल के ग्रो होने के साथ साथ ही फॉलिकल सेक्रेट करती है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो इनका लेवल इंक्रीज़ होते होते एक पीक लेवल तक आ जाता है मिडल ऑफ द साइकिल, मतलब 14 डे पर, और इनके रैपिड सेक्रेशन से एक यहाँ पर मैक्सिमम लेवल LH का मिलता है हमें, जिसको बोलते हैं LH सर्ज। ये मिड साइकिल पर मिलता है। यही LH सर्ज इतना हाई हो जाता है जो कि रप्चर कर देता है ग्राफियन फॉलिकल को, जिससे फाइनली यहाँ पर रिलीज़ हो जाता है ओवम। तो इसको बोलते हैं ओवुलेशन। इसको बोलते हैं ओवुलेटरी फेज़। इसके बाद आता है ल्यूटियल फेज़।
इस फेज़ में जो बचा हुआ पार्ट था ग्राफियन फॉलिकल का, वो ट्रांसफॉर्म होके बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन, जो कि एसेंशियल है फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। यहाँ पर देखेंगे एंडोमेट्रियम, ऐसी एंडोमेट्रियम जो मेंटेन्ड हो, ये नेसेसरी है फॉर इम्प्लांटेशन के लिए, फॉर फर्टिलाइज्ड ओवम, मतलब जो फर्टिलाइज ओवम हो चुके हैं उसके इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी हैं, और अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी के लिए भी ज़रूरी हैं। प्रेगनेंसी के दौरान सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट रुक जाते हैं, तब कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगी, जिसके कारण अब एंडोमेट्रियम की लेयर मेंस्ट्रुएशन की तरफ चलेगी, मतलब रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी और वो न्यू साइकिल बनाएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग अराउंड 50 ईयर एज तक चलते हैं, 50 साल तक चलते हैं। इसके बाद ये रुक जाते हैं, तब इसको बोलते हैं मेनोपॉज, मतलब इसके बाद अभी कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे हैं ये इंडिकेटर है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का, जो एक्सटेंड करते हैं बिटवीन मेनार्क, मतलब जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है स्टार्ट, और मेनोपॉज, मतलब जहाँ से स्टॉप हो जाता है। ये मेंस्ट्रुएशन फेज दिखाया गया है, ये फॉलिकुलर फेज दिखाया है जिसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, ये ल्यूटियल फेज है जिसको सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, और ये नेक्स्ट साइकिल यहाँ से स्टार्ट होती है। अब हमें इसमें देखना है यूट्राइन इवेंट, एंडोमेट्रियम लेयर का क्या होता है। तो मेंस्ट्रुएशन फेज में ये रप्चर हो चुकी है, जिसके कारण यहाँ पर ब्लड का फ्लो हो रहा है। प्रोलिफरेटिव फेज में ये डेवलप होने लगती है, रीजनरेट होने लगती है, और ल्यूटियल फेज में काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी होती है। मगर यहाँ पर जब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होना होता है तो ये फिर से रप्चर हो जाती है और ब्लड के थ्रू ये बाहर आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर ओरियन हार्मोन्स लेवल दिखाया गया है, और ये ओरियन इवेंट, क्या क्या इवेंट होते हैं इसमें, और यहाँ पर हमें दिखाया गया है पिट्यूटरी हार्मोन्स लेवल। सबसे पहले देखते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स लेवल, FSH LH होते हैं, ये यहाँ पर जाकर एक पीक पर पहुँच जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पर ओरी जो प्राइमरी फॉलिकल थी, सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, और ये फाइनली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है। और जैसे ही यहाँ पर ये जितनी बड़ी फॉलिकल बनती जाती है वो सिक्रेट करती एस्ट्रोजन, इसीलिए देखिए एस्ट्रोजन का ग्राफ ऊपर जाते हुए दिखा रहे हैं। और LH के पीक के आने पर ये रप्चर हो जाती है, और फाइनली अब बनेगा जो कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का देखिए ग्राफ यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना इसका ग्राफ ऊपर चढ़ जाता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम फाइनली फिर ये रीजनरेट हो जाती है, जिससे यहाँ पर एंडोमेट्रियम की लेयर फिर से रप्चर हो जाएगी और फिर से मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। कॉपुलेशन के दौरान जो भी सीमन रिलीज हुए हैं पेनिस से वजाइना में, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। उसके बाद स्पर्म यहाँ से स्विम करते हैं और वे सर्विक्स से होते होते यूट्रस में पहुँचते हैं, और फाइनली एक ऐसे जंक्शन में पहुँचते हैं फैलोपियन ट्यूब के, जहाँ पर इस्थमस और एम्पुला मिलते हैं। तो इस जंक्शन को बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अब जो ओवम रिलीज हुआ है ओवरी से, ये भी यहाँ तक ट्रांसपोर्ट होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन तक, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ओवम और स्पर्म यहाँ पर एक साथ पहुँचते हैं इस जंक्शन पर।
इसीलिए सारे जितने भी कॉपुलेशन होते हैं वो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी में डेवलप नहीं होते हैं। स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न होता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म कांटेक्ट में आता है ओवम की लेयर जो कि होती है जोना पेलोसुडा, और ये इंड्यूस कर देता है चेंज इन द मेम्ब्रेन। जैसे ही ये स्पर्म इस जोना पेलोसुडा लेयर जो कि ओवम के ऊपर की लेयर होती है इसके कांटेक्ट में आता है, इसको इंड्यूस कर देता है कि अब कोई भी एंट्री नहीं हो पाएगी एडिशनल स्पर्म की, जिससे इंश्योर हो जाता है कि केवल एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन करेगा। और इस स्पर्म के आगे एक हेड पर स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम, जो कि हेल्प करता है स्पर्म को साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलोसुडा में एंटर करने के लिए। जैसे ही स्पर्म जोना पेलोसुडा लेयर को टच करता है यहाँ पर इसका मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट हो जाता है, जिससे यहाँ पर सेकेंडरी oocyte बन जाता है। और सेकेंड मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होने पर अनइक्वल डिवीज़न होता है, जिससे यहाँ पर एक सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और एक हैप्लॉइड ओवम बनता है। और जल्दी ये हैप्लॉइड ओवम और स्पर्म फ्यूज़ हो जाते हैं और एक सेल बनाते हैं जिसको बोलते हैं डाइप्लॉइड जाइगोट। ये डाइप्लॉइड बनता है, वो हैप्लॉइड होते हैं। इस स्टेज तक डिसाइड हो चुका होता है कि बेबी का सेक्स कैसा होगा, मतलब वो लड़का होगा या लड़की होगा। तो यहाँ पर हमें देखना है उसका क्रोमोसोमल पैटर्न कैसा होता है। तो ह्यूमन फीमेल का पैटर्न होता है XX, जबकि मेल का पैटर्न होता है XY। यहाँ पर हमें देखना है कि जब हैप्लॉइड गैमीट या प्रोड्यूस करते हैं फीमेल से तो वहाँ पर X ही प्रोड्यूस होगा, जबकि मेल में जो गैमीट प्रोड्यूस होता है वहाँ पर या तो X प्रोड्यूस होगा या तो Y प्रोड्यूस होगा। तो 50% चांस होते हैं X क्रोमोसोम के और 50% चांस होते हैं Y क्रोमोसोम के। तो फ्यूज़न के बाद मेल और फीमेल गैमीट के जाइगोट या तो बनेगा XX या तो XY। अगर वो XX बनता है तो वो फीमेल बनेगा, अगर वो XY बन रहा है तो वो मेल बनेगा। ओवम की लेयर को बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन, और ओवम से जो स्पेस है इसको बोलते हैं पेरी विटेलाइन स्पेस, जो बीच की जगह है इसको बोल रहे हैं। इसके बाद जो पहली लेयर आती है उसको बोलते हैं जोना पेलोसुडा, और उसके बाद जो लेयर आती है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। और यहाँ पर कुछ स्पर्म दिखाए गए हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए आ रहे हैं। अब जायगोट में यहाँ पर माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है जिसको क्लीवेज बोलते हैं, और ये मूव करता है यूट्रस की तरफ, और धीरे धीरे इसमें डिवीज़न होते होते 2, 4, 8 और 16 सेल तक बन जाती हैं, और इन सेल को भी बोला जाता है ब्लास्टोमेयर्स। जब ये इम्ब्रो बनता है लगभग उसमें होते हैं 8 से 16 सेल, इसको मोरुला बोलते हैं। मतलब 8 से जो 16 सेल हैं उसको ब्लास्टोमेयर बोलेंगे, और इन सेल के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, मोरुला बोलेंगे। मोरुला आगे कंटिन्यू डिवाइड होता जाता है और एक स्ट्रक्चर बना लेगा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर है, मगर इसके अंदर जो सेल पाई जा रही हैं वो अभी भी ब्लास्टोमेयर ही कहलाती हैं। ये फाइनली आगे मूव होता जाएगा यूट्रस की तरफ। ब्लास्टोमेयर इन द ब्लास्टोसिस्ट, मतलब ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर के अंदर जो ब्लास्टोमेयर सेल हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं, आउटर लेयर बनाती हैं जिसको बोलेंगे ट्रोपोब्लास्ट, और जो
इनर ग्रुप ऑफ सेल हैं अटैच हो जाती हैं ट्रोफोब्लास्ट से, अब इसको बोलेंगे इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट लेयर इसके बाद अटैच हो जाएगी एंडोमेट्रियम लेयर से, और इनर सेल मास ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एम्ब्रो में। अटैचमेंट के बाद यूट्राइन सेल जो हैं एंडोमेट्रियम लेयर वो डिवाइड होंगी और कवर कर लेंगी पूरे ब्लास्टोसिस्ट स्ट्रक्चर को, जिससे ब्लास्टोसिस्ट एक तरीके से इम्बेडेड हो जाएगा, धंस जाएगा एंडोमेट्रियम लेयर में ऑफ यूट्रस के। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और इसके बाद फाइनली प्रेगनेंसी होगी। हेलो, मैं मनोज मौर्य और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इम्प्लांटेशन के बाद देखेंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होते हैं ट्रोफोब्लास्ट पर, जिसको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, जो कि चारों ओर से सराउंडेड हो जाते हैं यूट्राइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से। कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू ये एक दूसरे से मिलकर जॉइंट होकर एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं बिटवीन वो जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है फीटस और मैटरनल बॉडी के बीच। इसी को बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ही सप्लाई करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट एम्ब्रियो को, और यही रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रेटरी या फिर जितने भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करता है एम्ब्रियो। प्लेसेंटा कनेक्ट होता है एम्ब्रियो से थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड, और जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में सब्सटेंस को एम्ब्रियो से मैटरनल बॉडी को, मैटरनल बॉडी से एम्ब्रियो को। प्लेसेंटा एक्ट करता है एज ए एंडोक्राइन टिश्यू की तरह, जो कि प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे हार्मोन्स यहाँ पर, जिनके नाम हैं HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन। ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है प्लेसेंटा। बाद में यहाँ पर रिलैक्सिन हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होता है ओरी से। यहाँ याद रखना है कि HCG, HPL और रिलैक्सिन ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो वुमन तभी प्रोड्यूस करती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। इसके अलावा जितने भी प्रेगनेंसी में हार्मोन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर नाम दिया है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कार्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सारे इंक्रीज़ हो जाते हैं माँ के ब्लड में। ये हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज़ होना एसेंशियल होता है सपोर्टिंग ऑफ द फिटल ग्रोथ के लिए। मेटाबॉलिक चेंजेस जो हो रहे हैं मदर में उसमें सपोर्ट करता है और मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ है तो इनर सेल मास जो एम्ब्रियो जिसको बोल रहे हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं 3 लेयर में, जो कि सबसे पहले आउटर लेयर देखें तो उसको बोलेंगे एक्टोडर्म, और सबसे इनर लेयर देखेंगे तो उसको बोलेंगे एंडोडर्म, और उसके बीच में जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मीजोडर्म। सारे टिश्यू ऑर्गन जो एडल्ट में बनते हैं वो इन्हीं 3 लेयर से बनते हैं। जो इनर सेल मास है जिसको यहाँ पर स्टेम सेल भी बोला है, क्योंकि इसी के पास ऐसी पोटेंसी होती है जिससे सारे टिश्यू और ऑर्गन बनते हैं, इसीलिए इसको स्टेम सेल बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे मेजर फीचर ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है लगभग 9 मंथ में, और पहला मंथ कंप्लीट होने के बाद प्रेगनेंसी के सबसे पहले एम्ब्रियो का बनता है हार्ट।
तो फर्स्ट साइन होता है ग्रोइंग फीटस का, जो कि नोटिस करते हैं सुनकर, लिसनिंग हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो उसका हार्ट साउंड सुना जाता है बाय स्टेथोस्कोप से। सेकेंड मंथ के अंत तक प्रेगनेंसी के फीटस के लगभग डेवलप हो चुके होते हैं लिम्फ और डिजिट, और बाय द एंड ऑफ 12 वीक मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर या तीसरा महीना, थर्ड मंथ की बात करें, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन यहाँ बन चुके होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखेंगे, जैसे कि लिम्स बने हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है। फिफ्थ मंथ तक फर्स्ट मूवमेंट होता है बेबी का या फिटस का, और उसके हेयर पर हेड अपीयर होने लगते हैं। अब बात करेंगे 12 वीक का, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर का, 6 मंथ की बात करें, तो यहाँ पर लगभग बॉडी पूरी तरीके से कवर हो जाती फाइन हेयर, कोमल बालों से, और आईलिड भी हो सेपरेट हो जाते हैं और आई लैसेस भी बन जाएंगे। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी फीटस फुली तरीके से डेवलप हो चुका है और वो डिलीवरी के लिए रेडी है। लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एवरेज ड्यूरेशन जो है ह्यूमन प्रेगनेंसी का, ये लगभग लग जाता है 9 महीने, 9 मंथ। इस पूरे पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। इसके बाद वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। जैसे ही प्रेगनेंसी कंप्लीट होती है वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे एक्सपल्जन हो जाता है या डिलीवरी हो जाती है उस फीटस की। तो इस प्रोसेस को, जिसमें डिलीवरी हुई है फीटस की, चाइल्ड बर्थ बोलते हैं, या बायोलॉजी के टर्म में बोले तो पार्चुरेशन इसको बोला जाता है। तो पार्चुरेशन एक इंड्यूस होती है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से, जहाँ से सिग्नल पार्चुरेशन के लिए ओरिजिनेट होते हैं फुल्ली डेवलप फीटस से और प्लेसेंटा से, जो कि माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिसको बोलते हैं फिटल इजेक्शन रेफ्लेक्स। और ये ट्रिगर कर देता है मैटरनल पिट्यूटरी को, जहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लगता है, और ये ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है यूट्राइन मसल्स पर, यूट्रस पर, जिससे और स्ट्रॉन्गर यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, जिससे स्टिमुलेट होने लगता है और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन। ये जो रेफ्लेक्स बना है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन के बीच में, मतलब जितना यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है उतना ही ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, और जितना ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा उतना ही ज़्यादा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे एक रिजल्ट बनेगा कि और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा, जिससे लीड टू द एक्सपल्जन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस, जिससे बेबी यूट्रस के बाहर आ जाएगा थ्रू द बर्थ कैनाल, जिसी को बोलते हैं पार्चुरेशन, और जल्दी ही इन्फेंट डिलीवर हो जाएगा। प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है यूट्रस से। तो प्रेगनेंसी के दौरान कई तरीके के बदलाव होते हैं ममरी ग्लैंड में, और फाइनली प्रेगनेंसी के बाद ममरी ग्लैंड से मिल्क प्रोड्यूस होने लगता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन, जो कि हेल्प करता है मदर को फीडिंग में न्यूबॉर्न बेबी के लिए। इनिशियल फ्यू डेज में जो लैक्टेशन हो रहा होता है उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम,
क्योंकि इस दौरान जो मदर मिल्क प्रोड्यूस करती है उसमें बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं डेवलप हो रहे न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए। तो डॉक्टर भी इसको रेकमेंड करते हैं कि इनिशियल डे में ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाए बेबी को, जो कि उसके लिए हेल्दी है।